राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में चर्चा करेंगे और हमने आपसे पहले भी कहा था जो दिल्ली के सभी निगम क्षेत्रों का दौरा करना राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम 26 जनवरी के बाद शुरू करेगा और वहां की जो जमीनी हकीकत है उससे आपको प्रत्येक दिन बताने का काम करेगा। जो किस निगम क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहां के निगम पार्षद से क्षेत्र की जनता कितनी खुश है, वहां के अधिकारियों के कार्यशैली किस स्तर के हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज केंद्र तक और उपराज्यपाल कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे और ऐसे अधिकारियों को उन्हें तत्काल प्रभाव से उन पदों से मुक्त कर कहीं अन्य जगह भेज दिया जाए ताकि दिल्ली की छवि बेहतरीन हो सके। अगर भारत राष्ट्र सर्वप्रथम बनने की दिशा में अगर दिल्ली से शुरुआत करे तो यह एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ दिल्ली में जाएगा बल्कि संपूर्ण विश्व में जाएगा और भारत के सभी राज्यों तक यह संदेश जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्र सर्वप्रथम बनने की दिशा में विकास के कदम बढ़ चुके हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आज एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो कि कोरोना के बाद जहां मनुष्य के ऊपर संकट आया उसी प्रकार अभी जयपुर में राजस्थान में जो है सो पंछियों के ऊपर यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। कौवा, बगुला और मोर मरते जा रहे हैं। तो हम मांग करना चाहेंगे आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री से और सरकार से कि आप इसकी जो जांच करवाएं जो आखिर हमारे पंछियों की मौत क्यों हो रही है, क्योंकि पंछियों के लिए आवाज उठाने कोई पंछी नहीं आएगा जो मानवता धर्म को मानता है, जो मानवता के पथ पर चलता है वही यह बात करेगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम डेली यह प्रयास करते हैं जो कि हम नैतिकता की बात करें, हम अपराध नियंत्रण की दिशा में जो काम हो रहे हैं उसकी बात करें और समाज को और राष्ट्र को यह भी बताएं कि आप राष्ट्र धर्म का पालन कैसे करें, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में आप सकारात्मक पहल कैसे करें। लेकिन जब इसी बीच टैक्स चोरी का मसला आता है या एक पिता द्वारा किसी प्रलोभन में अपने पुत्र को गलत तरीके से सिपाही बनाने की बात सामने आती है तो अंदर से मन व्यथित हो उठता है। जो अगर यह सिलसिला चलता रहा तो राष्ट्र सर्वप्रथम आखिर कैसे बनेगा। तो हम आज अभी आपका ध्यान राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा एक ऐसे पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है और वो भी दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है जो गलत तरीके से परीक्षा दे रहा था और पुत्र के परीक्षा की जगह उस हेड कांस्टेबल ने किसी और को परीक्षा में बैठा दिया और इसकी शिकायत जो है सो की गई और जब इसकी शिकायत एसएससी द्वारा की गई तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपसे फिर एक बार निवेदन यह करना चाहते हैं
जो 6 चीजें, यह सबको पता है जो 6 चीज जो है वो ईश्वर विधाता के हाथ में है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी मजहब को मानते हो, आप किसी के भी अनुयायी हो, लेकिन आपको यह पता होगा जो कि यह 6 चीज जो है ईश्वर ने अपने पास रखा है, खुदा ने अपने पास रखा है, वाहे गुरु ने अपने पास रखा है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के पास है, लाभ और हानि ईश्वर के पास है, यश और अपयश ईश्वर के हाथ में है। इन 6 चीजों पर विधाता का अधिकार है। आपके पास कर्तव्य है और आप अपने कर्तव्य का अगर सही ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वह तमाम इच्छाएं पूर्ण होगी जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने देखो, लेकिन सोए हुए नहीं, जगे में सपने देखो। अगर तुम खुली नेत्रों से सपने देखोगे तो तुम निश्चित रूप से कामयाब होगे, लेकिन अगर तुम सो करके सपने देखोगे तो रात में सोने के बाद तुम्हारे द्वारा देखा गया सपना सुबह तुम भूल चुके होगे। इसीलिए अगर आपको राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाना है तो आपको खुले नेत्रों से इस राष्ट्र की जो जमीनी हकीकत है उसे देखना और महसूस करना होगा और उसके निदान की दिशा में आपको कदम बढ़ाने ही होंगे। हमारा किसी भी अधिकारियों से, किसी भी एजेंसी से, किसी भी प्रकार का कुछ मतभेद नहीं। हमारा तो प्रारंभ से सिद्धांत रहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक ही सोच, सत्य की खोज, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप आइए और राष्ट्र निर्माण में आप अपना सकारात्मक सहयोग दीजिए। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में आप भी एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह अपने कर्तव्य को निभाइए। तो आप इंतजार करें, कहीं जाए नहीं, हम जल्द लौट करके आते हैं, फिर से आपसे बात करने। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपसे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में चर्चा करते हुए आपका ध्यान भारत देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन के रूप में आज जो है भाजपा, हम उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल इसी महीने 1 वर्ष का पूरा हो रहा है। उन्हें 2 वर्षों का कार्यकाल प्रदान किया गया है और उनके ऊपर पूरे देश में भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और अभी पीछे उन्होंने बिहार चुनाव को जिस तरीके से लड़ा और जीता, वहाँ सरकार बनी और भाजपा वहाँ काफ़ी सीट लेने में सफल रही, तो इसके पीछे जेपी नड्डा का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। और इस बात की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में खुले मन से कह भी दिया था। यह किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है जब उसकी पार्टी का मुखिया उसकी प्रशंसा करे। कार्यकारिणी का गठन
अब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा सका है। उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ऐसे चर्चा है कि केंद्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े चेहरे संगठन में लाने की बात चल रही है। यह भाजपा का अपना मसला है और भाजपा जैसा करेगी वो खबर जब राष्ट्र प्रथम को मिलेगा तो राष्ट्र प्रथम आपके पास उसे लेकर आने का प्रयास करेगा। हम आपसे राष्ट्र प्रथम में फिर से एक बार विदा लेने से पहले आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जिन 7.5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दिया, आप उसके बलिदान को न भूलें। आप गुलामी के उन क्षणों को न भूलें जब हमारे हिंदुस्तानी अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए गए और कितने को फांसी की सजा हो गई, कितने को काले पानी की सजा दे दी गई और कितने लोगों को पीटा जाता रहा, उनका दोहन और शोषण किया जाता रहा। तो हमारे पूर्वजों ने आपको जो आज़ादी प्रदान की है, आप उस आज़ादी की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए आप आगे आइए। आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाइए, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को राष्ट्र सर्वप्रथम बनाइए और आप आज़ाद हिंदुस्तान में जब भारत 75वें वर्ष आज़ादी के कार्यक्रम में पहुंचेगा तो आप उस समय में हंसते हुए अपने नए विकासशील भारत का स्वागत कीजिए और अपने आने वाले जनरेशन को अभी से यह प्रेरणा दीजिए कि यह राष्ट्र आपका है। राष्ट्र धर्म का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है और क्या विचार? देखिए, कोई भी राष्ट्र जो है वो उसके नागरिकों से बनता है। तो राष्ट्र प्रथम बनने के लिए ये कि हमें हमारे नागरिक लेवल पे हमें प्रयास करने पड़ेंगे। नागरिक लेवल पे हम प्रयास 3 स्तर पे कर सकते हैं। एक पर्सनल उनका डेवलपमेंट करें, एक उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें और एक उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। अगर हम तीनों फ्रंट पे इसको अच्छे से काम करें तो हम लोग लगता है कि हम राष्ट्र प्रथम बन सकते हैं। पर्सनल लेवल पे जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये कि हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले और उनको बचपन से नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए ताकि वो एक सजग नागरिक बने, उनके अंदर देश भावना और वो सब पैदा की जाए। इसके साथ साथ ही उनमें हम इस तरह की एजुकेशन दें कि वो लोग बचपन से कुछ स्किल के लिए वो उसके लिए तत्पर हो या वो बचपन से मतलब ये नौकरी के लिए ना आगे अपना खुद का व्यवसाय करें ताकि आगे उनको बेरोजगारी की और ये सब समस्याएं ना झेलनी पड़े। क्योंकि सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो है इकोनॉमिक फ्रंट है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम लोग अच्छे से करते हैं, जैसे कि हमारी वर्तमान सरकार का भी सपना है कि हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और हम लोग उसकी दिशा में कार्यरत भी है। तो जब तक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि हम बाकी फ्रंट्स पे भी और भी काम करें। प्रोफेशनली हम लोग अच्छा करेंगे, सोशली हम लोग सद्भाव के साथ रहेंगे, हमारे आपस में झगड़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों के साथ डील करके हम लोग राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम होने की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने बहुत विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? देखिए, आज़ादी के करीब 73 साल हमारे हो गए हैं और उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। काफ़ी कुछ हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हम कृषि की बात करें, हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, हमारे यहाँ मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ है, न्यूक्लियर बम हमने बनाए हैं। 47 के बाद से हमने अपने रिसोर्सेज में काफ़ी इंक्रीज किया है। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, ऐसा मुझे लगता है। बट दूसरी मुझे लगता है कि कुछ देश जो हमारे साथ साथ ही लगभग आज़ाद हुए थे वो शायद कहीं हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ हमारे यहाँ इकोनॉमी में भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ सोशल लेवल पे भी इश्यूज़ हैं। हमें उन इश्यूज़ के साथ डील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग विश्व गुरु उतना नहीं बन पाएंगे। जैसे मुझे लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ लिटरेसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी उस लिटरेसी को हम व्यवसाय में नहीं बदल पा रहे हैं। शायद अभी भी हमारे यहाँ बाल मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर थोड़ी ज़्यादा है। तो हमें इन चीज़ों को प्राइमरी
हेल्थ पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए मुक्त बाजार की ओर भी हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ भी हम लोग काम करें। इसके साथ साथ हमारे श्रमिकों के हित भी उससे जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके हितों की भी संरक्षा करनी है। तो जो हमारा विश्वगुरु बनने का एक सिंपल अगर एक लाइन में कहें तो सबका साथ सबका विकास का जो हमारी परिकल्पना है वही हमें विश्वगुरु बना सकती है। समाज के किसी भी एक वर्ग को अगर हम छोड़ दें और हम सोचें कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उतना अच्छा शायद नहीं रहेगा। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी रोल नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये एकदम गलत होगा। डेफिनेटली हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, लेकिन मुझे जो लगता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं हमें वहाँ पे सबसे पहले प्रहार करना चाहिए। और भ्रष्टाचार जैसे बचपन से, जैसे बच्चों को पहले भी मैंने बोला है कि जो नैतिक शिक्षा जो है, एथिकल वैल्यूज हमारे बच्चों के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। हमारे इतने भ्रष्टाचार को लेकर इतने हमारे लोकपाल से, अगर इतने अध्यादेश है, इतने रूल्स है, अगर हम उनको कड़ाई से फॉलो करते हैं तो भ्रष्टाचार पे काबू पाना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह के लूपहोल्स हमारे में है। कुछ लोग हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में थोड़ा जो डिले होता है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो शायद भ्रष्टाचार को पनपने में कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं। बट सर्वप्रथम जो मैंने बात बोली वही मैं लास्ट में कहूँगा, हमारे अंदर वो वैल्यूज़ अगर हम इंकलकेट कर पाते हैं, वो वैल्यूज़ हमारे अंदर आ पाती हैं कि हम बचपन से ये सोचें कि भ्रष्टाचार गलत है और हमें नहीं करना है, तो डेफिनेटली इस पर काबू किया जा सकता है। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। के साथ सुनीता जी एनडीएमसी से जुड़ी हुई हैं। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर पहले 60 वर्षीय लोगों का सर्वे हुआ था और आज पुनः पूरे टीम के साथ सुनीता जी ताल कटोरा रोड, जो लुटियंस जो नई दिल्ली में पड़ता है, वहाँ सांसदों के यहाँ, राज्यसभा सांसदों के यहाँ, स्थानीय पदाधिकारी जो भी इस इलाके में रहते हैं उनका एक सर्वे करा रही हैं। आइए पूछते हैं सुनीता जी, आप लोग आज सर्वे करा रही हैं, क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है कि पहले हमने 50 साल से लोगों की लिस्ट बनाई थी, 60 साल वालों की भी बनाई है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को कोरोना की दवाई मिल सके। भारत सरकार द्वारा सभी लोगों को कोरोना से मुक्त किया जाए। तो आप कौन से इलाके में यह अभियान अभी चला रही हैं? हम ताल कटोरा रोड, पार्क लैन स्ट्रीट, पार्क लैन की कोठी, प्रेसिडेंट स्टेट, जी पॉइंट झुग्गी, रक्षा भवन, आदित्य सदन, विठल भाई पटेल हाउस के एमपी फ्लैट एंड सर्वेंट क्वार्टर, रक्षा और वो राजेंद्र प्रसाद रोड, अशोका रोड, 4 नंबर धोबी घाट, 5 नंबर धोबी घाट, तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रकाबगंज की कोठियाँ। हम जितना भी एनडीएमसी एरिया का जो इलाका है, सारे एरिया का सर्वे करके सबको जल्द से जल्द कोरोना की दोनों डोज दिलाएंगे। तो ये कब तक आप दिलाएंगे डोज, कुछ है आपको जानकारी? हाँ, ये डोज हम अभी संभावना है कि 2 हफ्ते लग जाएंगे इस प्रोग्राम को शुरू होने में। तो एनडीएमसी द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुनीता जी अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी लगन के साथ घर घर में जा रही हैं, सब सर्वे बना रही हैं और आपको विदित हो कि भारत सरकार ने कोरोना के टीके का सफल इजाद कर लिया है और इस टीके को हर जगह पहुंचाना है। पहले बुजुर्गों को टीका लगाना है, फिर बच्चों को, सबों को टीका लगाना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को न्योता दिया था और बोरिस जॉनसन ने ये न्योता स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी को भारत के दौरे को रद्द कर दिया है, जिसका निर्णय राजनीतिक मूल्यों की वजह से नहीं बल्कि कोरोना के नए स्वरूप के कारण किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप के बढ़ते प्रसार को देखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार ये लॉकडाउन 15 फरवरी तक रहेगा, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना का ये नया स्वरूप बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना के नए स्वरूप के मामले और भी कई देशों में सामने आए हैं, जिसके बाद भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। भारत में ये रोक 8 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि भारत में भी इस नए स्ट्रेन के मामले 58 हो चुके हैं।
देश में कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी के साथ ही देश के ऊपर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। जहां देश में कोरोना से संक्रमित मामलों में कमी होती जा रही है, तो वहीं देश में एक दूसरी महामारी ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरल राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है, जिसके बाद केरल सरकार ने इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि पंचकुला के बरवाला के पोल्ट्री फार्म्स में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि केरल में कोटायाम और अल्पुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और 4 यूरोपीय देशों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने शुरू हुए थे और अब ये भारत के कई हिस्सों में भी फैल चुका है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है। वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनसे भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आम राष्ट्रवासियों से उनके दुख दर्द जानने के साथ साथ राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में क्या और कहां समस्याएं आ रही है, उसका पता लगा रही है। इस संदर्भ में भारत के आम नागरिकों का क्या विचार है, आप खुद सुने और तय करें कि राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में आप अपना क्या योगदान दें। हम मोती नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में ताला चाबी की बहुत पुरानी दुकान है, वहाँ पे आए हैं हम और उनसे पूछते हैं क्या हाल है। क्या शुभ नाम है पाजी आपकी? प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह जी, कोरोना काल कैसा बीता और नया साल आया है, उसमें क्या उम्मीद है? कोरोना काल तो बुरा ही बीता सबके लिए, बाकी नया साल आया है तो नए साल में देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है? आ तो चुकी है, लेकिन आम पब्लिक के लिए बाहर आएगी तभी बात है ना। आम पब्लिक क्या उम्मीद है कोरोना घटेगा, इस साल खत्म होगा? उम्मीद तो है खत्म होना चाहिए, वैक्सीन आ गई तो खत्म होना चाहिए। तो पाजी के साफ तौर पर कहना कि वैक्सीन टीका आ गई है, इसलिए कोरोना को खत्म होना चाहिए। कारोबार कैसा चलने की उम्मीद है नव वर्ष 2021? अभी तो ठंडे ही हैं, आगे देखो क्या होता है। उम्मीद तो है ना कि आगे? उम्मीद तो है ही, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। रेडीमेड की दुकान पे आते हैं। क्या शुभ नाम आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह। तो आनंद जी, कैसा चला कारोबार? अभी तो इसमें डाउन चल रहा है। वैक्सीन आ चुकी, खुशी है आपको? वैक्सीन आ चुकी है, पर वैक्सीन का परिणाम जो निर्णय वो सही निकलना चाहिए। आ चुकी तो है, लेकिन अब कितना कामयाब होती है। कारोबार सुधरने की उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो अभी भविष्य तो कोई देखा है नहीं, अभी आगे क्या होता है देखो। आपका शुभ नाम? मोहनलाल। मोहनलाल जी मेट्रो स्टेशन के नीचे बैग, पर्स, ताला, चाबी, चश्मा सभी चीज़ों की दुकानें लगाते हैं। बहुत काफ़ी पुरानी इनकी दुकान है। आइए जानते हैं क्या हाल है आपके व्यापार का? सर काम दाम बड़ा बनता है इस वक्त, काम है नहीं बाजार में, बहुत कम काम है। जो पहले काम था अब नहीं रहा वो, बस अब जो है टाइम पास कर रहे हैं। तो टीका तो आ गया है मोहनलाल जी? हाँ दिक्कत बहुत आ रही है, लेकिन टीका भी तो आ गया है कोरोना का। सर अब सर टीका तो आ गया है, अब तो ये हमें को ये उम्मीद है अब ये बीमारी हटी। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम लगातार एक के बाद एक साइबर क्राइम के गिरोहों का
पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। दिल्ली में जोरों से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने एक बड़े साइबर सेक्सटॉर्शन रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में साइबर सेल पुलिस ने भरतपुर के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के जरिए वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अश्लील तस्वीरों के साथ एडिट करके उसी शख्स को भेजते थे जिससे चैटिंग करते थे। फिर उसे ब्लैकमेल कर रुपया हड़पते थे। रुपया न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की जानकारी के अनुसार ये अपराधी सामने वाले शख्स को किसी न किसी तरीके से वीडियो कॉलिंग पर जुड़ने के लिए कहते थे। फिर उसी वीडियो को अश्लील वीडियो में एडिट कर उसे धमकाते थे और ये लोग धमकी के डर से अपराधियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। दिल्ली की साइबर पुलिस को पिछले 2 महीनों में अब तक ऐसे 200 मामलों की शिकायत मिल चुकी है और इन आरोपियों के फोन में ऐसे 40 वीडियो मिले हैं और इन्होंने अब तक 25 लाख रुपयों से ज्यादा धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अब तक पीरागढ़ी, मोतीनगर, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर और अन्य क्षेत्रों में चल रहे कई फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। बजट को लेकर सूत्रों के अनुसार मंगलवार को यह जानकारी मिली है कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच इस बार का बजट सत्र बहुत ही अहम होगा, क्योंकि विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी आशंका लगाई जा रही है कि इस बार का बजट सत्र कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत से ऐलान कोरोना काल में ही कर चुकी है, जो कि उद्योग जगत और किसानों से जुड़े थे। अब इस बजट पर आम आदमी के लिए क्या होगा, यह इंतजार रहेगा। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, तो वहीं दूसरा भाग 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया। ये है भारत की राजधानी महानगर दिल्ली। निगम की भाजपा हो या प्रदेश की आम आदमी पार्टी, दोनों बड़े बड़े दावे करते हैं। दिल्ली को तबाह करने का आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। आप निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उठाकर भाजपा को दोषी ठहराती है, तो भाजपा 13,000 करोड़ न देने की बात कर आपके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री को नाकारा बताते नहीं थक रहे। आप दिल्ली के किरारी क्षेत्र का यह नजारा देखें। विधायक आपका है तो निगम पार्षद भाजपा का। इस दृश्य को ध्यान से देखें और तय करें कि महानगर दिल्ली भारत की राजधानी का क्या हाल है। गंदगी, खुला नाला, जल जमाव तो आम बात बनकर रह गई है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से लगातार शीतलहर और बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि पिछले दिनों पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया था और बारिश से सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक में वाहनों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से तभी बाहर निकल रहे हैं जब ज्यादा जरूरी हो। एक तरफ जहां लोग अपने घरों में बैठकर ठंड और बारिश का मजा ले रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद नए साल से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ठंड और बारिश के बावजूद भी लोग मंदिरों में जाकर नए साल के लिए कामना कर रहे हैं कि इस साल किसी तरह की मुसीबत और महामारी देश में न आए, जो पिछले साल लोगों ने देखी है। इसी के चलते दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित झंडे वाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी दिखाई दी। झंडे वाला मंदिर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ रोजाना दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की मान्यता देश भर में फैली हुई है। नए साल के उपलक्ष्य में मंदिर में काफी साज सजावट भी देखने को मिली। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए मंदिर में कोरोना के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं और हम फिर आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
शिवम